जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इकोनॉमी का जो टेस्ट सीरीज नंबर 7 है विजन आईएएस का, उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, इस योजना का उद्देश्य उन खाद्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है जिसका भारत विदेशों में आयात करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि बाजार हस्तक्षेप योजना एक मूल्य संवर्धन आधारित तंत्र है। यह योजना बाजार कीमतों में गिरावट होने की स्थिति में राज्य सरकारों के अनुरोध पर शीघ्र खराब होने वाली और बागवानी पुष्प वश्य वस्तुओं की खरीद के लिए लागू की जाती है। दूसरा कथन है, MIS के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में NAFED द्वारा एक निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर पूर्व निर्धारित मात्रा की खरीद की जाती है। यह कथन सही है। इसके संचालन का क्षेत्र केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के राजस्व व्यय के भाग हैं? पहला है, परिसंपत्ति निर्माण हेतु राज्य सरकार को दिया गया अनुदान, ये राजस्व व्यय का भाग है। दूसरा है, विधवाओं को दी जाने वाली सब्सिडी और पेंशन, ये भी राजस्व व्यय का भाग है। तीसरा है, राफेल विमान की खरीद, ये राजस्व व्यय का भाग नहीं है। ये राफेल जो होता है ये मतलब कोई चीज़ की खरीद जो होती है ये पूंजीगत व्यय में आती है, ना कि राजस्व व्यय में आती है। चौथा है, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज का भुगतान, ये भी राजस्व व्यय का भाग होता है। पहला, दूसरा और चौथा राजस्व व्यय का भाग है, तो नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमांत अस्थायी सुविधा और सांविधिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, MSF वह दर होती है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले RBI से एक रात के लिए धन उधार लेते हैं। यह कथन सही है। जो MSF वह दर होती है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में RBI से एक रात के लिए धन उधार ले सकते हैं, और MSF अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक अत्यधिक अल्पकालिक उधार योजना है। नकदी या तरलता की गंभीर कमी के दौरान बैंक MSF के माध्यम से धन उधार ले सकते हैं। इसमें दूसरा कथन है, SLR ऋण बैंक का कुशलतापूर्वक उपयोग करके घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का साधन है। यह भी कथन सही है। जो SLR है वो कुल जमाओं का वह भाग होता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल रूप में अपने पास रखना आवश्यक होता है। SLR बैंक ऋण का कुशलतापूर्वक उपयोग करके घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक साधन होता है। तीसरा कथन है, MSF को हमेशा रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है। यह भी कथन सही है, क्योंकि जो MSF है वो बैंकों के लिए एक दंडात्मक दर होती है, और दंडात्मक दर होने के कारण MSF को हमेशा रेपो दर से अधिक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण हुई है? इसमें विश्व बैंक ये उसके कारण हुई है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के से कारण हुई है। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, ये नहीं हुआ। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये हुआ है। और चौथा विश्व आर्थिक मंच, ये नहीं हुआ है। देखें जो ये क्या होता है, ब्रिटेन वुड्स समझौता। वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद मौद्रिक प्रबंधन की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच वाणिज्यिक एवं
वित्तीय संबंधों के नियमों को स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच मौद्रिक संबंधों को नियंत्रित करना था। इसमें देखें तो पहला और तीसरा जो है वुड्स समझौते के कारण इसकी स्थापना हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, असंगठित क्षेत्र के किसी उद्यम में कार्यरत कामगारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि इन उद्यमों में नियोजित कामगारों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो इसमें अधिकतम 50 लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, भारत में असंगठित कामगार पद को सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि भारत में असंगठित कामगार पद को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2M के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वेब 5.0 सरकार या किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा सेंसरशिप किए जाने के जोखिम के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करता है। यह कथन सही है। वेब 3.0 और वेब 5.0 दोनों ही सरकारों या बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले सेंसरशिप या इंटरनेट सेवा में किसी उल्लेखनीय कटौती के भय के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करते हैं। दूसरा कथन है, वेब 5.0 उपयोगकर्ताओं को उनकी पहचान और डेटा का स्वामित्व प्रदान करेगा। यह भी कथन सही है। इसमें देखें तो सरल शब्दों में अगर जो कहा जाए तो वेब 2.5 और वेब 3.0 का संयोजन वेब 5.0 है, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर उनकी पहचान संबंधी जानकारियों को का स्वामित्व प्रदान करेगा और साथ ही उन्हें अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, WTO के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी वित्तीय सीमा के बढ़ाया जा सकता है। इसमें देखें तो यह कथन सही है। यह सब्सिडी उन कार्यक्रमों के लिए हो सकती है जो विशेष उत्पादों पर लक्षित नहीं होते हैं। इसमें किसानों के लिए ऐसे प्रत्यक्ष आय समर्थन शामिल होते हैं जो वर्तमान उत्पादन स्तरों या कीमतों से संबंधित नहीं है या उनसे असंबद्ध कर दिए गए हैं। इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल है, इसलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पर कोई भी सीमा नहीं लगाई जाती है। दूसरा कथन है, भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। यह कथन गलत है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आती है, ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत के आंतरिक ऋण के भाग हैं? पहला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियां, ये आंतरिक ऋण के भाग हैं। दूसरा है, दिनांकीय प्रतिभूतियां, ये भी आंतरिक ऋण का भाग है। तीसरा है, बाजार स्थिरीकरण योजना बॉन्ड, ये भी आंतरिक स्थिरीकरण का भाग है, आंतरिक ऋण ऋण का भाग है। और चौथा है, NRI जमाएं, ये आंतरिक ऋण का भाग नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक दर में वृद्धि करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? पहला है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाएगा। यह कथन गलत है, क्योंकि
बैंक दर में वृद्धि से ऋण की लागत या उधार लेने की लागत में वृद्धि होती है। इसके कारण ऋण की मांग में कमी आती है। ऋण की मांग में कमी से अर्थव्यवस्था में धन का कुल उपलब्धता में रुकावट आती है और इस प्रकार व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक महंगे हो जाते हैं, ना कि सस्ते होते हैं। दूसरा है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर देगा। यह कथन सही है। इसमें देखें तो बैंक दर में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक महंगे हो जाते हैं, जिससे व्यावसायिक बैंकों के कोषों में कमी आ जाती है। इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में कमी कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी जमा अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंकों जमा के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात है। इसमें यह कथन सही है। दूसरा कथन है, इनमें लोगों का तरलता अधिमान प्रतिबिंबित होता है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब इसमें देखते हैं, ये जो पहला कथन लिखा है, इसका जो फार्मूला टाइप एक होता है, ये क्या होता है? ये होता है CDR इक्वल टू CU डिवाइडेड बाई DU। ये आप याद रखेंगे तो ऐसे ये कोई भी कथन आएगा जो घुमा फिरा के भी लिखा रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राजकोषीय उत्तरदायिता और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, FRBM अधिनियम RBI द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, FRBM अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को समाप्त करना है। यह कथन गलत है, क्योंकि जो FRBM अधिनियम राजकोषीय समेकन के लिए एक कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के लिए अब राजकोषीय घाटा कम करने, राजस्व घाटा को समाप्त करने और उत्तरवर्ती वर्षों में राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने संबंधी उपाय करना अनिवार्य हो गया है। यह अधिनियम न केवल वर्तमान सरकार बल्कि आगे आने वाली सरकारों को भी राजकोषीय समेकन का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है। सरकार केवल प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अवधारणा मामले में भी राजकोषीय समेकन के पथ को छोड़ सकती है। इसमें केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आग्रह अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, SDR IMF के आधिकारिक मुद्रा है। यह कथन गलत है, ये आधिकारिक मुद्रा नहीं है। दूसरा है, SDR का मूल्य 4 मुद्राओं का एक बास्केट पर आधारित है। ये भी कथन गलत है, ये 5 मुद्राओं का एक बास्केट पर आधारित है। सी है, SDR को निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा धारित किया जा सकता है। ये भी कथन गलत है। और चौथा है, SDR का मूल्य दैनिक रूप से बाजार विनियमन दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह कथन सही है, क्योंकि जो US डॉलर के संदर्भ में अगर जाने तो SDR के मूल्य का निर्धारण प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज रेट के आधार पर किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज रेट का अवलोकन लंदन के समय अनुसार लगभग दोपहर में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामान्य सामान्य स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों के संदर्भ में अवधि के रूप में उपयोग करता है। यह कथन गलत है। सामान्य स्थिति दृष्टिकोण में सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 365 दिनों की अवधि को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, न कि 7 दिनों को। दूसरा कथन है, वर्तमान दैनिक स्थिति
दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन को संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करता है। यह कथन सही है। तीसरा कथन है बेरोजगारी को मापने वाला सामान्य स्थिति दृष्टिकोण रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को पता लगाने में विफल रहता है। यह भी कथन सही है। बेरोजगारी को मापने वाला सामान्य स्थिति दृष्टिकोण श्रम बाजार में मौसम के कारण बेरोजगारी और रोजगार में होने वाले अल्पावधि उतार चढ़ाव को मापने में विफल रहता है, जबकि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी को मापने के लिए एक सप्ताह की छोटी संदर्भ अवधि का प्रयोग करती है, जिसके कारण जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति अल्पावधि उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से माप पाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरणों और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है, जबकि अधिकरणों को केवल संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। यह कथन गलत है। उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा, जबकि अधिकरणों को संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के तहत स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन है उच्च न्यायालयों की तरह अधिकरण में भी केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। यह भी कथन गलत है। उच्च न्यायालयों में केवल न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं, जबकि अधिकरणों में न्यायिक सदस्य और विषय विशेषज्ञ दोनों ही शामिल होते हैं। तीसरा कथन है अधिकरणों और उच्च न्यायालयों दोनों के पास निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानून का उपयोग करने की शक्ति होती है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि अधिकरण उन कानूनों तक ही सीमित होते हैं जिसके तहत उनकी स्थापना की गई है, जबकि उच्च न्यायालयों के पास निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय क्षेत्र बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इन्हें स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बचतों को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। यह कथन सही है। जो स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं, इसके दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया था। पहला, स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बचत को जुटाने के लिए, और दूसरा, इन जमाओं को स्थानीय क्षेत्रों में निवेश हेतु उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा कथन है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होते हैं। यह भी कथन सही है। जो स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं, इसके लिए अपने निवल बैंक ऋण एनबीसी का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में देना आवश्यक होता है, और यह शर्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए भी लागू होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एनआईसी क्लाउड मेघराज पर स्थापित एक कार्यवाहक प्रणाली है। इसमें देखें तो ये कथन सही है। जो एनईवीए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मेघराज नामक क्लाउड पर स्थापित एक यह कार्य प्रवाह प्रणाली है। दूसरा है यह राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। यह भी कथन सही है। ई विधान एक मिशन मोड योजना है जिसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाना है। यह परियोजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खाड़ी देश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पिछले 15 वर्षों में भारत के कच्चे तेल के कुल आयात के में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 80% से अधिक रही है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें
ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में खाड़ी देश की हिस्सेदारी पिछले 15 सालों के वर्षों में लगभग 60% के आसपास स्थिर बनी हुई है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, पिछले 5 वर्षों में सऊदी अरब इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा लगभग 277.4 बिलियन डॉलर था, जो भारत के संचयी दो तरफा व्यापार के लगभग 7% के बराबर है। इस कारण इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया है। सऊदी अरब 153 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे है, न कि पहले स्थान पे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण में घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत प्राप्तियों की उन राशियों को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सरकार के वास्तविक उपभोग व्यय हेतु किया जाता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे और निवल ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को दर्शाता है, संदर्भित करता है। यह भी कथन सही है। जो सकल प्राथमिक घाटा है और सकल राजकोषीय घाटे और निवल ब्याज देनदारियों का अंतर होता है। निवल प्राथमिक घाटा निवल राजकोषीय घाटे और निवल ब्याज भुगतान का अंतर होता है। जो निवल ब्याज भुगतान है वह ब्याज भुगतान और प्राप्त हुए ब्याज का अंतर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उनके लिखे अभंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई तब वे लगातार 13 दिनों तक शिला पर बैठे रहे। जाति विहीन समाज के बारे में उनका संदेश और रीति रिवाजों का उनके द्वारा खंडन एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। उन्हें बारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संभावित विवरण है? इसमें देखें तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और ये तुकाराम के व्यक्तित्व को संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है? पहला है बासेनार व्यवस्था, इसका सदस्य है। दूसरा है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसका सदस्य नहीं है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह, इसका सदस्य है। और चौथा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इसका भी सदस्य है। और जो देखिए भारत वर्तमान में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को छोड़ के 4 MERC में से 3 का सदस्य है, केवल परमाणु आपूर्तिकर्ता का सदस्य नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय विधि के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारकों का ध्यान रखा जाता है? इसमें पहला है अंतिम घरेलू उपभोग व्यय, इसका ध्यान रखा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती का ध्यान नहीं रखा जाता, हमेशा अंतिम पे ध्यान रखा जाता है। तीसरा है अंतिम पूंजीगत व्यय, इसका ध्यान रखा जाता है। और चौथा है बेरोजगारी भत्ता पर सरकारी खर्च, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते हैं इसमें 2 का और 4 का क्यों ध्यान नहीं रखा जाता। यह ध्यान दिया जाता है कि अंतिम निवेश में पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश शामिल होता है, न कि मध्यवर्ती वस्तुओं पर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और चौथा है बेरोजगारी भत्ता पर सरकारी खर्च, इसमें पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ते आदि पर सरकारी व्यय इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी स्थानांतरण भुगतान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्था लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनके उद्देश्य लिखे हुए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका उद्देश्य लिखा हुआ है
शून्य अथवा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाकर गरीबी कम करना, यह गलत है। ये इसका उद्देश्य नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, यह एक विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है और आईएफसी विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका उद्देश्य है, लिखा हुआ है, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना। यह भी गलत है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, यह विश्व बैंक का एक भाग है जो विश्व में सर्वाधिक निर्धन लोगों की मदद करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। आईडीए का लक्ष्य शून्य अथवा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। साथ ही इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और लोगों के जीवन यापन की स्थिति में सुधार करने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान करके गरीबी को कम करना है। तीसरा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। यह सही है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का लक्ष्य समृद्धि को प्रोत्साहित करके विकासशील देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल इसमें तीसरा सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है सकल घरेलू उत्पाद घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। यह सही है। दूसरा है इसमें घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की गणना नहीं की जाती है। यह भी कथन सही है। तीसरा है सकल घरेलू उत्पादन की गणना में नकारात्मक बहातियों पर विचार नहीं किया जाता है। यह कथन गलत है। जो सकल घरेलू उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति या फर्म किसी राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना एक भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापता है, इस प्रकार भारतीय सीमाओं के भीतर एक विदेशी नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना भी जीडीपी में की जाती है। इसलिए कथन गलत हो जाता है। और चौथा कथन दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में विदेशी राज्य क्षेत्र में भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के कुल उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है। यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1950 के दशक में आरंभ की गई। यह कथन गलत है, क्योंकि देखें तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी.एच. हनुमंतराव के अनुसार हरित क्रांति अवधि के दौरान उत्पादित चावल की बड़ी अच्छी मात्रा में किसानों द्वारा बाजार में बेची गई, जो अधिशेष के उपलब्ध में कराई गई थी। ये 1950 के दशक में आरंभ नहीं हुई थी। दूसरा कथन है अधिक उपज वाली किस्मों के बाजारों के उपलब्ध में वृद्धि इसकी विशेषता है। यह कथन सही है। जो हरित क्रांति खाद्यान्न है विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में हुई भारी वृद्धि को दर्शाता है, जो अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों के उपयोग से हुई है। तीसरा है HYV के बीजों ने भारत में सिंचाई की आवश्यकता को काफी कम कर दिया है। यह भी कथन गलत है। इसमें इसके परिणाम स्वरूप जो उपभोग व वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न की कीमतों में गिरावट आई है और इसके समय फलस्वरूप उस समय के जो छोटे-छोटे खेत में होने वाला उत्पादन बड़े खेतों के उत्पादन के बराबर हो गए थे और सिंचाई की आवश्यकता को कम नहीं किए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 सही नहीं है, बाकी दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वास्तविक जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी का अनुपात है। यह कथन सही है। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति जीडीपी डिफ्लेटर सामान्य मूल्य मुद्रास्फीति का एक मापक है। इसकी गणना मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके फिर 100 से गुणा करके की जाती है। यह वास्तविक जीडीपी से मौद्रिक जीडीपी का एक अनुपात होता है। दूसरा कथन है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति की गणना में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का भारांश उसके उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगारी व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन सही है, क्योंकि जो बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर बराबर होता है बेरोजगारी श्रमिक बटा कुल श्रम बल गुणे 100। दूसरा है, कामगार जनसंख्या अनुपात को कुल जनसंख्या में कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भी कथन सही है। कामगार जनसंख्या का अनुपात कुल कामगार बटा कुल जनसंख्या गुणे 100 से संदर्भित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। सही उत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पर्यावरणीय पद चिन्हों को कम करने में मदद करता है। यह कथन सही है। जो नैनो यूरिया से मृदा, जल और वायु प्रदूषण में कमी आएगी और भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग तापन में कमी आएगी। दूसरा कथन है, पारंपरिक दानेदार यूरिया की तुलना में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग 10,000 गुना अधिक होता है। यह भी कथन सही है। इसका क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर वाले यूरिया के दाने की तुलना में 10,000 गुना अधिक होता है और साथ ही इसके कणों की संख्या भी अधिक होती है। अतः फसल के लिए नैनो यूरिया की उपलब्धता 80% अधिक बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग हो पाता है। तीसरा है, इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और पेटेंट कराया गया है। यह भी कथन सही है। जो तरल नैनो यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, इफ्को द्वारा इसका पेटेंट प्राप्त किया गया है और इफ्को को कल्लोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने नैनो नाइट्रोजन कणों से विकसित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संकुचनकारी राजकोषीय नीति का के संभावित लक्षण हो सकता है? पहला है, वाहनों की बिक्री बढ़ने के लिए उनकी कर दरों में कमी करना। यह कथन गलत है, क्योंकि संकुचनकारी राजकोषीय नीति तब होती है जब सरकार या तो व्यय में कटौती करती है या करों में वृद्धि करती है, ना कि कमी। दूसरा है, रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी में कमी करना। ये कथन सही है। संकुचनकारी राजकोषीय नीति में संभावित लक्षण जो होते हैं उसमें से एक ये भी है कि अवसंरचना के विकास, जैसे स्कूल अस्पतालों के निर्माण में किए जाने व्यय में कमी करना, सब्सिडी या पेंशन में कमी करना। तीसरा है, अवसंरचना विकास पर किए जाने वाले सरकारी व्यय में वृद्धि करना। ये कथन गलत है। जैसा कि मैंने भी बताया कि व्यय में कमी करना है, न कि वृद्धि करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात CRR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
यह जमा का वह प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। ये कथन गलत है। वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास सुरक्षित नहीं रखना होता है, इसे आरबीआई के पास सुरक्षित रखना होता है। दूसरा कथन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इस आरक्षित आवश्यकताओं के दायरे से बाहर है। यह कथन सही है। जो एनबीएफसी होते हैं उनको ये इस दायरे से बाहर होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर के मूल्य में वृद्धि यानी रुपए के मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से परिमाण हो सकते हैं? पहला है, किसी विदेशी वस्तुओं की खरीद की लागत में कमी। ये नहीं होगा क्योंकि वो लागत में कमी नहीं होगी, लागत बढ़ जाएगी। दूसरा है, विदेशी वस्तुओं किसी विदेशी वस्तुओं की खरीद की लागत में वृद्धि। ये सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी लागत वृद्धि बढ़ जाएगी। तीसरा है, अन्य बातों के स्थिर रहने के साथ भारत के निर्यात में कमी। यह गलत है क्योंकि निर्यात तब बढ़ जाएगी। डी है, बी और सी दोनों, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सीपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। यह कथन गलत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी आधार वर्ष के संदर्भ में किसी क्षेत्र में निर्धारित जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का एक माप है। दूसरा कथन है, इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। यह कथन सही है। सीपीआई में प्रतिनिधि ग्राहकों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, अतः इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें भी शामिल होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें वार्षिक वित्तीय वितरण में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में शामिल किया जा सकता है? पहला है, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, इसे शामिल किया जा सकता है। दूसरा है, ट्रेजरी बिल की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा लिया गया उधार, इसको भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा है, प्रत्यक्ष कर का संग्रह और विनियोग, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष करों का संग्रह और विनियोग राजस्व प्राप्तियों का एक भाग होता है, न कि पूंजीगत प्राप्तियों का। तीसरा है, ऋणों और अग्रिम की वसूली, इसको भी किया जा सकता है। तो 3 को छोड़ के बाकी 1, 2 और 4 को किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा गुणक पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? पहला है, यह लेन-देन के संचालन के लिए मुद्रा की मांग। ये गलत है क्योंकि जो मुद्रा गुणक का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात होता है। दूसरा है, जैसा इस दूसरे कथन में बोला गया है, यह किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कोई कूट बना नहीं है तो आगे के दोनों कथन गलत हैं। टाइम बच जाएगा इससे ना ही पढ़े तो, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फर्म है कि ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल डमरू जोड़ता है लाल सागर और अरब सागर को, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज या खनिजों के रूप में वर्गीकृत है? कोयला, ये भी प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत है। यूरेनियम, सोना, लौह अयस्क, ये चारों प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश जूता बनाने वाले एक कारखाने में मजदूर था। कारखाना जिस क्षेत्र में स्थित था उसे एक जूता बनाने में विशेषज्ञ कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है। जूते बनाने के डिजाइन करने के लिए
मशीनों की संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था तथा उस क्षेत्र में निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए थे। यह देखा गया कि उन मशीनों के संचालित करने के लिए कंप्यूटर पर विशेष ज्ञान और संख्यात्मक योग्यता की आवश्यकता थी, जो राकेश में नहीं थी और इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इससे वह बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी कॉलम तो हर जगह है, इस परिच्छेद में भी दिख गया। उपर्युक्त परिच्छेद में किस प्रकार के बेरोजगारी को दर्शाया गया है? इसमें देखें तो इस परिच्छेद में संरचनात्मक बेरोजगारी को दर्शाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम बल के अनियमितीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें पहला है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम बल का अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में निरंतर और क्रमिक बदलाव होता है। यह गलत है, क्योंकि जो स्वरोजगार तथा नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल अधिनियमित कहते हैं। अब देखते हैं ये जो है परिभाषा किस ऑप्शन को सही से संदर्भित करता है। बी है, यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है जिसमें कंपनियों को सरकार के विनियामक शासन के तहत लाना शामिल है। ये भी गलत है। सी है, यह श्रम बल के प्रतिशत के रूप में स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ये भी गलत है। चौथा है, यह स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार से अनियमित वेतन की ओर जाने की प्रक्रिया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम के लिए आधिकारिक वर्गीकरण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला है नियोजित श्रमिकों की संख्या, बी कुल विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी, सी निवेश और वार्षिक टर्नओवर, डी बिजली खपत की इकाई की संख्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निवेश और वार्षिक टर्नओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह भारत पाकिस्तान चीन के बीच एक हस्तांतरित किया गया था। यह कथन गलत है, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। दूसरा, इसके तहत 3 नदियां रावी, सतलज और झेलम का पानी अनन्य रूप से भारत को आवंटित किया गया है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि इसमें पूरे 6 नदियों के बारे में जिक्र है, जिसमें रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम और चिनाब है। जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो रावी, ब्यास, सतलज है और पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब का जिक्र है। तीसरा है, विश्व बैंक इस संधि का गारंटी करता है। यह भी कथन सही है। चौथा कथन है, इसके लिए सदस्य देशों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार मिलना जरूरी होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार मिलना जरूरी होता है, न कि 5 वर्ष में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सकल निवेश समूह द्वारा किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी में X% से अधिक नहीं हो सकता। इससे अधिक निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत से अधिक का निवेश होगा तो प्रत्यक्ष निवेश नहीं कहलाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10%। किसी भी भारतीय कंपनी में किसी निवेशक या निवेशक समूह का पोर्टफोलियो निवेश उस कंपनी की इक्विटी के 10% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक निश्चित अवधि के दौरान निवासियों और गैर निवासियों के बीच लेन देन शामिल होता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, भुगतान संतुलन साम्यावस्था वाले एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट साम्यावस्था की स्थिति तब होती है जब चालू खाता घाटे को बिना किसी आरक्षित निधि
संचालन के पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसलिए यदि किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट समव्यवस्था की स्थिति में है, तो उसके आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडारण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन निरंतर निर्धन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है, जो लोग सदा निर्धन होते हैं, यह कथन गलत है। दूसरा है, उच्च वार्षिक आय अर्जित करने परंतु निम्न जीवन स्तर जीने वाले लोग, ये भी गलत है। तीसरा है, जो लोग लगातार निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच जूझते रहते हैं, ये कथन सही है। जो निरंतर निर्धनता है वो इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है, इसे यूरोप के सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इस संदर्भ में मंकी पॉक्स के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति उपचार के बाद भी जीवन भर संक्रामक रहता है, यह कथन गलत है। दूसरा है, यौन गतिविधियों इसके संचालन का एकमात्र तरीका है, यह भी कथन गलत है, क्योंकि उस कपड़े से और झूठा खाने से भी हो सकता है। तीसरा है, कृंतकों और प्राइमेट सहित कोई भी मंकी पॉक्स से संक्रमित हो सकता है और इसका प्रसार कर सकता है, यह कथन सही है। चौथा है, यह उसी वेरियोला वायरस के कारण होता है जिससे चेचक होता है, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुद्रित रिपोर्ट कार्ड है, ये किसानों को 3 वर्ष में एक बार जारी किए जाते हैं, जो मृदा की स्थिति को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अपेक्षित परिणाम है? इसमें पहला है, उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग, ये सही है। दूसरा है, आयात बिल में कमी, ये भी सही है। तीसरा है, सरकार के वित्तीय दबाव के समूह, ये गलत है। और चौथा है, बेहतर भूमि प्रबंधन, ये सही है। यानी तीसरा को छोड़ के 1, 2 और 4 सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्ग निर्माण के सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए हाइब्रिड इम्यूट मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मॉडल के अनुसार सरकार प्रथम 5 वर्षों में वार्षिक भुगतान के माध्यम से परियोजना लागत का 60% योगदान करेगी। यह कथन गलत है, क्योंकि ये 40% का योगदान करेगी, न कि 60% का। दूसरा है, HAM के अंतर्गत सड़क निर्माणकर्ता को उसके द्वारा निर्मित सड़क पर किए गए निवेश को टोल संग्रह के माध्यम से वसूल करने की अनुमति होगी। ये भी कथन गलत है, क्योंकि BOT मॉडल के विपरीत HAM के तहत निर्माणकर्ता के पास टोल वसूलने की कोई अधिकार नहीं होगा। HAM के तहत राजस्व संग्रह की हिस्सेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेटेंट अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पेटेंट सरकार द्वारा पेटेंट कराने वाले को किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक वैधानिक अधिकार है, यह कथन सही है, क्योंकि पेटेंट सरकार द्वारा सीमित समयावधि हेतु किसी आविष्कार के लिए दिया जाने वाला एक वैधानिक अधिकार है। दूसरा है, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि से 50 वर्ष के लिए दिया जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, न कि 50 वर्ष के लिए। तीसरा कथन है, किसी प्रक्रिया से संबंधित आविष्कार को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रक्रिया से संबंधित को भी पेटेंट कराया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा चुनाव में मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा में चुनाव की खुली मत प्रणाली के आधार पर मतदान
किया जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि खुली मत प्रणाली आधारित मतदान प्रणाली केवल राज्यसभा के चुनाव में अपनाई जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल जिनके पास विधायक होते हैं, यह सत्यापित करने के लिए एक अधिकृत एजेंट नियुक्त कर सकते हैं कि उनके सदस्य ने किन्हें मतदान किया है। दूसरा है, किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधानसभा के सदस्य अपना मत केवल उस दल के अधिकृत एजेंट को अंकित करने के बाद दिखा सकते हैं। ये भी कथन सही है, जो दल के अधिकृत एजेंट को दिखाते हैं, न कि अन्य दलों के अधिकृत एजेंट को दिखाते हैं। दूसरा है, निर्दलीय विधायक अपना अंकित मत पत्र किसी भी दल के अधिकृत एजेंट को दिखा सकते हैं। ये कथन गलत है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये केवल दल के अधिकृत एजेंट को दिखा सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये फिनटेक फर्म है जो केवल डिजिटल रूप में उपस्थित है। ये कथन सही है। नियो एक प्रकार का डिजिटल बैंक है और इसकी कोई शाखा नहीं है। यह एक विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है। नियो बैंकिंग पूर्णतः ऑनलाइन है। दूसरा है, इसके पास स्वयं का एक बैंक लाइसेंस नहीं होता। ये भी कथन सही है। भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं होता, अतः लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए ये बैंक भागीदारों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है, ये डेबिट कार्ड प्रदान करते हैं। ये भी कथन सही है। नियो बैंक ब्रांडेड डेबिट कार्ड भी प्रदान करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान की विभिन्न प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुपातिक कराधान प्रणाली के तहत आय में वृद्धि के साथ कर की प्रतिशत दर अनुपातिक रूप में बढ़ जाती है। यह कथन गलत है। अनुपातिक कर एक ऐसी आयकर प्रणाली है जो आय की परवाह किए बिना किसी भी समान प्रतिशत दर से कर लगती है। अनुपातिक कर निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले करदाताओं के लिए समान होते हैं। अनुपातिक करों को प्रायः फ्लैट टैक्स के रूप में जाना जाता है। अनुपातिक कराधान का लक्ष्य सीमांत कर दरों और भुगतान की गई औसत की दरों के बीच अधिक समानता लाता है। दूसरा कथन है, यह अनुपातिक आयकर प्रयोज्य व्यय योग्य आय के साथ साथ उपभोग खर्च को सकल घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यह भी कथन गलत है। जो अनुपातिक कर स्वायत्त व्यय गुणक को कम करते हैं, क्योंकि ये आय कर से अधिक उपभोग की सीमाएं आवृत्ति को कम करता है। अनुपातिक आयकर एक स्वायत्त स्थिर अर्थात अघात अवशेष की प्रविष्टि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे प्रयोज्य व्यय आय उत्पन्न होता है। इस प्रकार उपभोक्ता व्यय प्रगतिशील कराधान की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार निर्धारित करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। यह कथन सही है। एक समाजवादी समाज में सरकार यह निर्धारित करती है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। ऐसा माना जाता है कि सरकार जानती है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है, इसलिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की इच्छाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, समाज की इच्छाओं पर अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा कथन है, समाजवाद के तहत संसाधनों के वितरण लोगों के क्रय शक्ति पर आधारित माना जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि सरकार यह निर्धारित करती है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए और उनका वितरण कैसे किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से समाज के तहत वितरण इस बात पर आधारित होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए, न कि इस बात पर कि क्या खरीद सकते हैं। इस धारणा पूंजीवाद के विपरीत है। जो धारणा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।